हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो तैयारी हो रही है वो यूजीसी नेट जून 2024 के लिए, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन आपका यहाँ कवर कराया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड वैसे तो बहुत ईजी यूनिट है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इतने ईजी नहीं बनते हैं ना, वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे और डेप्थ में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से कई बार आपके क्वेश्चन जो बनते हैं वो कम्युनिकेशन या आईसीटी से रिलेट करके भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, और बहुत से क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। 500 क्वेश्चन सीरीज मैं आपकी करा ही रही हूँ, तो उसमें आप देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। PYQs की जो प्लेलिस्ट में आपको अलग से सेगमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी आपका पेपर जो है पेपर पेंसिल मोड पे होना है, तो यहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक बार भी ऑप्शन को फिलअप कर देते हैं तो आपके पास चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से केयरफुली अपने प्रश्नों को करिएगा, जब पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएं तभी आप करिए। ठीक है, और अभी जो लास्ट डे हमारे चल रहे हैं, अब हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं है, 15 डेज ही बचते हैं, तो इसमें आपको यही करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। ठीक है, PYQs की प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। कुछ नए कॉन्सेप्ट जो कि आपको इजीली समझ में आ जाते हैं वो तो पढ़िए, नहीं तो बहुत ज़्यादा उसमें डिप्रेस्ड मत होइए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आता है उसी को अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को करिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको करनी हैं। अभी हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी मैंने आपको पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के कंप्लीट रिवीजन आपको दिया है, जिसमें बहुत सारे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हैं उनको यहाँ पे करवाए हैं। नहीं देखा है तो उन वीडियोस को देख लीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप रिसर्च एप्टीट्यूड का कंप्लीट रिवीजन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऐसे करके आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। कम्युनिकेशन की भी पूरी यूनिट, पूरी जो है वीडियो, आप एक ही वीडियो में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो उसको भी देख लीजिए। सारी चीज़ें आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाएगी, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मेंशन हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कह रहा है शिक्षार्थी की, लर्नर्स की कल्चरल जो बैकग्राउंड होता है उसके अधिगम अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये स्टेटमेंट के सवाल, ऐसे ही कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जेंडर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, लैंगिकता शैक्षणिक संप्राप्ति का प्रबल निर्धारक नहीं है। तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है ना कि शिक्षार्थी की जो कल्चरल बैकग्राउंड है उसके अधिगम अनुभव पे क्यों नहीं प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। वो किस तरह के वातावरण से आया है, कहाँ से रह रहा है ना, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके यहाँ मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है और जो कि लर्निंग में उसको इफेक्ट करती है। ठीक है, वहाँ पर उसके लिए स्वास्थ्य से संबंधित है या भोजन से संबंधित है ना, या घर परिवार का आपसी वातावरण, कलह क्लेश, इस तरह का कुछ भी वातावरण है, तो उसके लर्निंग पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो इस तरह से ये ऑब्जर्व स्टेटमेंट है, ये वाला ठीक नहीं है। दूसरा कह रहा है जेंडर इज़ नॉट ए स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर। क्या जेंडर से लर्निंग का मतलब हम एकेडमिक अचीवमेंट को यहाँ पर उससे निर्धारित कर सकते हैं? तो मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो, इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि एकेडमिक अचीवमेंट मेल का अच्छा होगा कि फीमेल का अच्छा होगा, या किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये वाला आपका यहाँ पर सही चीज़ है ना, कि जो जेंडर है, जो लैंगिकता है, शैक्षणिक संप्राप्ति, एकेडमिक अचीवमेंट का कोई भी यहाँ ये जो है स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर नहीं है। इसके द्वारा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि बॉयज़ ही अच्छा कर लेंगे कि जो है गर्ल्स अच्छा कर लेंगी। ठीक है, ये चीज़ होती है इजी वे में, है ना। तो इस तरह से ऐसे ही क्वेश्चन को आपको, देखिए इस बार का ही क्वेश्चन है, तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें पहला आपका रॉन्ग है, फर्स्ट इज़ फॉल्स बट सेकेंड इज़ ट्रू। ठीक है, ये देख के आप ऐसे ही फिलअप करेंगे। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन है एडोलेसेंट, यहाँ पर किशोरों से संबंधित है, कि यहाँ पर कह रहा है कि किशोर टेंड टू बी हाईली सेल्फ अवेयर एंड हैव ए क्लियर सेंस ऑफ देयर आइडेंटिटी। किशोर स्व अभिज्ञान के प्रति अत्यंत अभिमुख होते हैं और अपनी पहचान की स्पष्ट अनुभूति रखते हैं। मतलब एडोलेसेंस की बात हो रही है कि हाईली अवेयर होते हैं अपने प्रति
और सेंस रखते हैं अपनी एक पहचान बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं होता है। किशोर अवस्था जो होती है ये क्या होती है, एक भटकाव वाली स्थिति होती है। यहाँ पर इतनी सेल्फ अवेयरनेस और ये सारी चीज़ें अगर डेवलप हो जाती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अपनी आइडेंटिटी की स्पष्ट अनुभूति रखते हैं, ये चीज़ तो ठीक नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, रोल मॉडल वाली बात होती है। किशोर क्या होता है, डे ड्रीमिंग में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो जो किशोरों की एडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो यही है कि यहाँ पर वो दूसरों को मतलब रोल मॉडल बना के उनके प्रति उनके जैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, अपने लिए इतने सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है किशोर संबंधों को देखने और बढ़ती जटिलता तथा कठिनाई की समस्याओं के समाधान की क्षमता विकसित करने हेतु अभिमुख होते हैं, है ना। तो इस तरह से एडोलेसेंट टेंड टू डेवलप एबिलिटी टू सी रिलेशनशिप एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफिकल्टी। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से समस्याओं के समाधान के लिए वो अपने को इस तरह से तैयार करते हैं, अपनी यहाँ पे मेंटल और कॉग्निटिव मतलब मेंटल और जितनी फिजिकल एबिलिटी है उसको बढ़ाने की मतलब कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ये स्टेटमेंट पहला जो है ट्रू इनकरेक्ट है, बट सेकेंड इज करेक्ट है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जब भी स्टेटमेंट के सवालों को आपको सॉल्व करना है तो ये समझ के करना है कि स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आप इससे कितना सहमत है या आपकी थ्योरी क्या कहती है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी स्टेटमेंट पर आधारित है। मैंने लिए ही इसी तरह के क्वेश्चन है ताकि आपको कुछ ट्रेंड भी पता लगे, और इस तरह के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं तो अभी भी 15 दिन है, आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, वो भी जो ईजी यूनिट्स है ना, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड आई थिंक सबसे ज़्यादा ईजी यूनिट है। और यहाँ से जो सवाल बनते हैं उनके या तो कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे बना देंगे कि शब्दों का हेर फेर ज़्यादा कर देते हैं, या फिर क्वेश्चन बहुत लेंदी कर देते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर रखिए, और इस तरह से मैंने काफ़ी वीडियोज़ आपके लिए दी हैं। यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज ए लर्नर सेंटर अप्रोच। तो बिल्कुल सही बात है, प्रॉब्लम सेंटर जो लर्निंग होती है ये यहाँ पर लर्नर सेंटर अप्रोच होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पर ये जो है बिल्कुल सही चीज़ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम बेस्ड होती है, यहाँ पर छात्र जो हैं जटिल और जो एक ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं इनको करके सीखते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ पर करने की चेष्टा रखते हैं, उनको किसी प्रकार का फियर नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाती है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है। जैसे कि अलग अलग मेथड्स आपने पढ़े हैं ना, कि टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, मिक्स मेथड्स, है ना। तो इस तरह से मैंने भी आपको करवा रखा है। तो उसमें ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है इसमें लर्निंग विद डूइंग, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से सीखा जाता है। और इसमें जो अगला कह रहा है ये वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इन गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग विद द असिस्टेंस ऑफ टीचर गाइडेड क्वेश्चंस एंड डायरेक्शंस। निर्देशित खोज अधिगम में विद्यार्थियों को शिक्षक निर्देशित प्रश्नों निर्देशों की सहायता के बिना उनकी समझ निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो होता है ना, गाइडेड लर्निंग थ्योरी में क्या होता है, लर्नर की समझ को डेवलप करने के लिए यहाँ पर सावधानी पूर्वक तैयार किए गए जो प्रश्न होते हैं, संकेत होते हैं, मार्गदर्शन, ये सारी चीज़ें प्रदान करना शामिल होता है। तो गाइडेड लर्निंग में क्या होता है, गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग में यहाँ पर टीचर्स जो हैं, यहाँ पर टीचर मतलब जो भी शिक्षक निर्देशित प्रश्न और निर्देश होते हैं उन्हीं की सहायता के थ्रू यहाँ पर चीज़ें जो लर्न कराई जाती हैं, है ना। तो ये जो आपका है स्टेटमेंट ये वाला रॉन्ग है ना। सहायता के बिना कह रहा है, सहायता के साथ ही जो है उनकी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक दूसरे के अपोजिट कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाता है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या था कि लर्नर खुद ही इतना वहाँ पर मोटिवेटेड रहता है सीखने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि टीचर के गाइडेंस के बिना यहाँ पर कोई भी टीचर जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लर्नर सीखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो जाती है ना। तो यहाँ पर पहला तो सत्य हो गया और दूसरा वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन है यहाँ पर लॉन्ग टर्म मेमोरी और आपका शॉर्ट टर्म, ये जो है यहाँ पर मेमोरी इससे संबंधित है। इसमें देखिए ये भी दो स्टेटमेंट हैं। द लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर इन्फॉर्मेशन टाइड टू ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, स्पेशली मेमोरी ऑफ द इवेंट्स इन अ पर्सन लाइफ इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट मेमोरी। मेमोरी के ऊपर मैंने पूरा वीडियो दिया है जिसमें आपको सब तरह की वीडियो जो मेमोरीज हैं
टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में बताया है, क्योंकि यहाँ से आपके ऐसे ही सवाल बनते हैं। अब मेमोरी से संबंधित सवाल भी आपसे पूछे जाने लगे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का ही पार्ट है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए लेवल्स ऑफ थिंकिंग आप मतलब पढ़ते हो ना, मेमोरी के लेवल्स जितने पढ़ते हो तो उसी से संबंधित ये पार्ट, और मतलब मेंशन नहीं है लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है विशेष समय में स्थान से सह संबंध सूचना हेतु दीर्घकालिक स्मृति, है ना। ये कह रहा है कि पर्टिकुलर टाइम, और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में बात कह रहा है कि पर्टिकुलर टाइम और प्लेस से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये जो ऑप्शन है आपका ये वाला भी रॉन्ग है, ठीक है। और जो दूसरा कह रहा है कि वो ज्ञान जिसके अनुसरण की चेतना हमें नहीं होती है किंतु वो हमारे व्यवहार या विचार को बिन हमारे अभिज्ञान के प्रभावित करती है, उसे हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं, है ना। जे मतलब ऐसा नॉलेज जो कि हम मतलब कॉन्शियस नहीं है, हम उसके लिए बिल्कुल भी हमारे अंदर चेतना नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे व्यवहार या विचार को, हमारे यहाँ कॉग्निशन को प्रभावित करती है, अफेक्टेड करती है ना। मतलब कि कहीं मस्तिष्क के किसी न किसी कोने में वो है, तो ये जो है आपकी, तो ये भी आपका रॉन्ग है। अब देख लेते हैं कि आपकी जो इम्प्लिसिट मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए और उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए स्मृति से मतलब क्या होता है, जो कि आपके अचेतन या चेतन मन में जो भी यादें होती हैं, जो पुरानी बातें होती हैं, पुरानी चीज़ें होती हैं, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो संचित रहती हैं, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें कह रहा है अंतर्निहित स्मृति के लिए, यहाँ पर कह रहा है इम्प्लिसिट मेमोरी, इसके लिए विशिष्ट प्रसंगों की स्पष्ट स्मृति की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो जो इम्प्लिसिट मेमोरी के लिए कोई भी इसके लिए रेलेवेंस की ज़रूरत नहीं होती है। और जो आपकी प्रासंगिक मेमोरी होती है, एपिसोडिक मेमोरी होती है, ये आपकी रोज़मर्रा की घटनाओं की मेमोरी है, जो किसी व्यक्ति में स्वयं के जीवन के बारे में स्मृति को संदर्भित करती है, ठीक है ना। तो ये आपका एपिसोडिक और आपका इम्प्लिसिट मेमोरी के बारे में हो गया, कि जो आपके ये टर्म्स है ना, इनको ज़रूर याद रखिएगा, है ना। कि जो आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी है ये कहीं ना कहीं आपके इस जो है माइंड में कहीं ना कहीं रहती है, जो जैसे आपने पहले कहीं कुछ किया है, कहीं आप गए हो, तो वो कुछ ना कुछ धुंधली यादें रहती हैं। लेकिन आपकी जो एपिसोडिक मेमोरी है ये एवरीडे इवेंट्स के लिए होती है ना, जो किसी व्यक्ति में स्वयं के जीवन के बारे में मेमोरी को रेफर करती है, जिसे स्पष्ट रूप से कहा या संजोया जा सकता है ना। तो ये पिछले व्यक्तिगत अनुभवों का संग्रह है जो विशेष समय और स्थान पर हुआ, तो दोनों ही क्या है, असत्य हैं, ठीक है। इसके लिए इसमें और भी ऐसे ही टर्म्स आते हैं, तो ये मेमोरी वाली वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन आपसे लिए गए हैं कि करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यदि आपके मित्र का मोबाइल नंबर बदल जाता है और आप अक्सर पुराने नंबर पर फ़ोन करते हैं, तो ये किसका उदाहरण है। अब ये देखिए ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यहाँ से सवाल आपके बनते हैं, जिसमें आपके ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में ये जो क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आपका ये निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कह रहा है ना कि आप उसी नंबर पर बार बार कर रहे हो, जो आपके पास पहले था, आपके ध्यान में कहीं ना कहीं वो नंबर है और आपकी आदत भी उसी को करने की है, आप बार बार उसी को कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे वो नंबर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुआ, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ये हो जाता है, और इसमें जो है जो पहले से सीखी हुई चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अभी के सीखने में जो है बाधा उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना। और जो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, तो इसका आंसर नेगेटिव हो गया। और जो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, यहाँ पर पूर्व अधिगम, जो पहले से सीखा हुआ है काम आपका, वो नए कार्य को सीखने में सहयोग करेगा, ठीक है। जैसे कि आपका स्कूटी और मोटरसाइकिल है ना, या आप साइकिल चलाना सीखना आता है आपको, आपने साइकिल चलाया है पहले कभी, और आपको स्कूटी चलाना है, तो कुछ चीज़ें सिमिलर हो जाती हैं, ठीक है ना। ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे पहले सीखा हुआ है या नहीं है। बाइलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में क्या होता है, इसमें शरीर के एक तरफ से दूसरी तरफ सीखने के अंतरण से होता है। जैसे कि आप पहले मतलब हाथ, पहले आप मान लो आप लेफ्ट हैंड से लिखते थे, ठीक है, लेकिन अभी कुछ आपको प्रॉब्लम हो गई, आप फिर राइट से आपको लिखना पड़ रहा है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हो जाता है बाइलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप देखो, और फ्रेंड्स वीडियो को नहीं लाइक किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ सपोर्ट मटेरियल। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में हम पढ़ते हैं ना क्या क्या चीज़ें,
तो यहाँ पर देखिए कह रहा है सहायक सामग्री की प्रभाविता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब सपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं, जो कि टीचिंग को आसान बनाते हैं, समझ में आने वाली बनाते हैं और बहुत ज़्यादा ईजी वे में उसको प्रेजेंटेशन उसकी करते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम का काम यही होता है। तो इसमें देखिए आपको क्लैरिटी और कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, स्पष्ट और व्यापकता तो होनी ही चाहिए। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्या ये मायने करता है या अधिगम करता है कि आयु और स्तर के लिए उपयुक्तता, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस भी एज ग्रुप के लिए आप बना रहे हो प्रेजेंटेशन या पीपीटी या कोई भी कंटेंट आप बना रहे हो कि कैसे समझाएंगे, कैसे हम क्लास में पढ़ाएंगे, तो एज और उसका जो कॉग्निटिव लेवल है वो तो बहुत मतलब मायने रखता है ना। फिर है रेलिवेंस टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आपने उद्देश्यों का निर्धारण किस तरह से किया है ना। पहले उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं जब हम क्लास में जाते हैं। तो यहाँ देखिए क्वांटिटी ऑफ मटेरियल से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी मतलब कम है या ज़्यादा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वांटिटी की वैल्यू किस तरह की है, मतलब क्वांटिटी नहीं मतलब वैल्यू किस तरह की है, मतलब अच्छा कंटेंट है या कैसा है ना, समझ में आने वाला है नहीं है। अगर नहीं समझ में आने वाला है तो ज़्यादा कंटेंट होगा तो भी हमारे उद्देश्यों को पूर्ति को नहीं कर पाएगा, और अगर कम कंटेंट है तब तो कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन कंटेंट कम हो या ज़्यादा हो, वो उद्देश्यों को मतलब फुलफिल करने वाला होना चाहिए, पूर्ण करने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यहाँ मायने नहीं रखता है ना। और आपके जो ऑप्शन हो जाते हैं ए, सी और डी हो जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके 2023 में पूछे गए हैं और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग रूब्रिक्स फॉर इवेल्युएशन। रूब्रिक्स यहाँ होता है तो एक क्या है, मेजरमेंट टूल है, इवेल्युएशन के लिए टूल है ना। तो इसमें कौन कौन से लाभ हैं रूब्रिक्स के। तो रूब्रिक्स होता क्या है, इसमें देखिए रूब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये क्या होती है, ग्रेडिंग स्केल की तरह होता है। और इसका जो इस अप्रोच का लाभ विशेष रूप से, जैसे कि जब हमें कहीं पे इवेल्युएशन करना होता है कि हमने बच्चों को दिया कि निबंध दो, प्रेजेंटेशन दो या प्रोजेक्ट, तो इस तरह के जो इंडिविजुअल कार्य दिए जाते हैं उनको ग्रेड करते समय हम किस तरह से करें, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिविटी तो है नहीं कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले का भी दूसरा नंबर सही है या दूसरे क्वेश्चन का चौथा सही है, तो कोई भी टीचर चेक करेगा तो उसके लिए कोई भी पार्शियलिटी वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर हम निबंध की बात करें या इस तरह के प्रोजेक्ट वर्क की बात करें तो वहाँ पर ये पार्शियलिटी हो सकती है ना। तो इस तरह से डाइवर्सिटी हो सकती है हमारे ग्रेडिंग देने में। तो इसी के लिए रूब्रिक्स का प्रयोग किया गया है, इसमें ग्रेडिंग स्केल बनाया गया है और यहाँ पक्षपात की संभावना कम हो जाती है, नहीं होती है ना। तो रूब्रिक्स के बिना हर विद्यार्थी के कार्यों का मूल्यांकन अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर किया जाता है, लेकिन इस तरह के एवेल्युएशन में क्या होगा, विसंगति हो सकती है, क्योंकि किसी का हमको ज़्यादा अच्छा लगा, मान लीजिए उसने स्टार्टिंग बड़ा अच्छा लिखा है लेकिन लास्ट में वो चीज़ जो नहीं लिखी है ना, किसी ने क्या है एंडिंग बहुत अच्छी की है लेकिन स्टार्टिंग अच्छी नहीं की है। तो अब अगर इस तरह के निबंध को हमें चेक करना होगा तो उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया होता है। ये चीज़ें आपका रूब्रिक्स यहाँ पर जो है करता है, ठीक है। तो रूब्रिक्स का प्रयोग मूल्यांकन में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो कौन से लाभ इसके लिए जो है लिए जाएंगे रूब्रिक्स से संबंधित, तो एवेल्युएशन में ग्रेडिंग में बढ़ी हुई सुसंगतता है ना, तो इंक्रीज कंसिस्टेंसी इन ग्रेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए इसी का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इन विच मैथड ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग द मेन पर्पज इज टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन द स्टूडेंट। सहयोगात्मक अधिगम की किस विधि में विद्यार्थियों में श्रवण कौशल विकसित करना प्रमुख प्रयोजन है। अब देखिए कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये भी मैंने आपको पूरा करवा रखा है, ठीक है। अब इसमें देखिए लिसनिंग स्किल की अगर हम बात करें, लिसनिंग स्किल भी बहुत ज़रूरी है और डिस्कशन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हमारा कम्युनिकेशन मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो या टीचिंग की जो भी स्ट्रेटजी यहाँ पे करी जा रही है, तो उसमें टीचिंग आपका मतलब डिस्कशन और लिसनिंग दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग भी होनी चाहिए। तो इसके लिए फिश बॉल स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपका फिश बॉल स्ट्रेटजी को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये कोलैबोरेटिव लर्निंग की एक मेथड होती है। इसमें होता क्या है, इस मेथड में 4 से 6 लोगों का एक छोटा समूह बनाया जाता है। इनको किसी भी विषय, पाठ या कॉन्सेप्ट पर जो है डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए चुना जाता है, आंतरिक घेरे या फिश बॉल में, है ना। आंतरिक और बाह्य 2 तरह का होता है। तो जो आंतरिक घेरे में होंगे लोग वो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, और जो बाह्य घेरे में होते हैं उनको सुनना होता है,
ठीक है, सुनना है उनको, वॉच करना है, ऑब्जर्व करना है। तो इस तरह से जो बाहरी घेरे में होंगे बॉल से निरीक्षण करते हैं। तो इस तरह की जो टेक्निक होती है ना, इस स्ट्रेटजी से होता क्या है कि छात्रों में कम्युनिकेशन, एक जो फियर होता है वो दूर होता है और डिस्कशन स्किल में जो है सुधार होता है। ठीक है, तो ये आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। इससे क्या होता है, सभी को बोलने का और सुनने का मौका मिलता है ना। तो ये हो जाती है कोलैबोरेटिव लर्निंग। ऐसा नहीं कि जिस बच्चे को खूब आता है वही बोलता जा रहा है, बाकी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग की फिश बॉल स्ट्रेटजी। सर्किल ऑफ वॉइसेस क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आपको बताया ही है कि लर्निंग बाय डूइंग होता है। जिक्सॉ स्ट्रेटजी भी आपका मैंने बता रखा है। तो देखिए यहाँ पर जो ये है आपकी सर्किल ऑफ वॉइसेस, इसमें क्या होता है, एक विषय या प्रश्न पूरी कक्षा के सामने यहाँ पर दिया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थियों के छोटे समूह बनाए जाते हैं और समूह के प्रत्येक विद्यार्थी को कुछ निश्चित टाइम के लिए कंटिन्यूअस बोलने का जो है यहाँ पर टाइम उसको दिया जाता है कि इतने पर्टिकुलर टाइम में तुमको लगातार इस बारे में बोलना है। ठीक है, तो अन्य विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है सर्किल ऑफ वॉइसेस, स्वरों का समूह। तो इसमें क्या होगा कि इसमें एक तो वो विद्यार्थी क्या है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करेगा, है ना। जो बच्चे सुन रहे हैं वो भी चिंतन करेंगे, उसको समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और यहाँ पे एक समावेशी वातावरण क्रिएट किया जाता है जिसमें सभी की बात को ध्यान से सुना जाता है और इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सबको ही बोलने का मौका दिया जाता है। उसके बाद में फिर एक जो बहुत रेलिवेंट आंसर होता है उसको निकाला जाता है। तो ये हो जाता है आपका सर्किल ऑफ वॉइसेस और फिश बॉल स्ट्रेटजी मैंने बताया, है ना। तो ये हो जाते हैं आपके कुछ क्वेश्चन, अभी और टाइप नहीं हो पाए हैं तो वो मैं आपको ऐसे ही लाके देती रहूँगी हर एक यूनिट वाइज। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मुझे लगता था कि देखिए क्वांटिटी से मैंने कहा ना आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कि अगर आपने एक वीडियो भी देखी तो कम से कम 5 कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए, है ना। तो वही चीज़ मेरी कोशिश रहती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। और रिसर्च एप्टीट्यूड की कंप्लीट रिवीजन जो वीडियो है उसको जरूर देख लीजिए, कल ही मैंने दी है। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, एक ही साथ सब आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च और बहुत सारी चीज़ें, एथिक्स से संबंधित, प्लैगरिज्म से संबंधित, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, सारी चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाएंगी जो कि मैंने एक क्विक रिवीजन के तौर पे लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी पूरे कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझाए हैं, उन वीडियोज़ को भी आप लोग देख लीजिए, है ना। चलिए, आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर बने रहिए।